अरे बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बाद चैप्टर को अंतिम रूप देते हुए दो तीन छोटे मोटे आर्टिकल बचे हुए हैं। उन्हें देख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर को ख़त्म ना करें, इसके न्यूमेरिकल शुरू करें। ऑफलाइन में तो यहाँ चल ही रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हेल्प लेते रहें, इनकी मेहनत करते रहें और ग्रुप में डालते रहें जो समस्याएं आ रही हैं। अधिकांश बच्चे तो एस सी वर्मा से कर रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन में। आप एस सी वर्मा से कर रहे हो तो उसे क्वेश्चन, और किसी अन्य साइड बुक से कर रहे हो, जिस भी बुक से कर रहे हो उसे क्वेश्चन ग्रुप में डालते रहें। और यूट्यूब से देखने वाले मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैं हेडिंग नहीं डालता, आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखें यहाँ पे कि क्या आने वाला है, क्या हो सकता है। एक कॉपर का ब्लॉक, एक तांबे का ब्लॉक, वो देखा था वो जो उसमें एक कार्टून आता था निंजा हथौड़ी, वो तलवार चलाता था, निंग 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 निंग। इसी तरह से उस निंजा हथौड़ी ने इसके ऊपर तलवार चला दी, निंग 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 निंग। अभी गिरा नहीं है, कट फट तो गया, बारीक बारीक कट गया, नैरो नैरो कट गया, बिल्कुल है अपनी जगह पे। जहाँ मैं ऐसे मारूंगा और वो तिनका करके बिखर जाएगा। ये बात तो हम साइंटिफिक जानते ही कि ये कॉपर ब्लॉक भी अपने एटम से मिलकर बना हुआ होगा। प्यारे बच्चों, जो एक लाइन में एटम्स हैं उन्हें उन्हें जोड़ दो खाली, तो एक लाइन बन जाएगी, एक वेरी नैरो वायर। हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉपर ब्लॉक वेरी नैरो वायर से मिलके बना हुआ है, धागे की तरह बुना हुआ है, यूं करके कह सकते हैं। बारीक बारीक वायर से मिलके ये कॉपर ब्लॉक बना हुआ है। प्यारे बच्चों, आगे जाके एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर इसको ले आने की तैयारी चल रही है, और अब इसका एक एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुका है। इतना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा चुका है। क्रॉस क्रॉस होता अंदर जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और अब इससे लिंक फ्लक्स भी लिंक हो गया है और वो चेंज भी हो रहा है। फ्लक्स चेंज या ईएमएफ इंड्यूस्ड, और रास्ता क्लोज हो तो इंड्यूस्ड करंट, और यहाँ तो क्लोज ही क्लोज है, सारा सॉलिड मास है। यस, ये जो ब्लॉक जिन बारीक बारीक वायर से मिलकर बनाया, सब में करंट ड्रॉ हो जाएंगे। और ऐसे तो हजारों वायर्स हैं, यानी खतरनाक करंट फ्लो होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिस कारण से वो प्रोड्यूस हो रही है उसका विरोध करे। इस ब्लॉक का इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना ही कारण है। तो इंड्यूस्ड करंट्स ऐसे डेवलप होंगे कि अंदर जाने का विरोध होगा, यानी बाहर फोर्स जाएगी, वापस जा वापस जा वापस जा। टेन टेन टेन, फील्ड अंदर अंदर, फोर्स लगे बाहर तो करंट जाना चाहिए ऊपर 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 ऊपर। ऐसे इंडस्ट्री ऊपर डेवलप हो गया कि इन्होंने इस पर अंदर एंट्री का विरोध करा। यही लेंस लॉ है। और ये तो क्लोज सर्किट है, वापस आने का रास्ता मिला हुआ, वापस 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 वापस, और घूमता हुआ करंट, ये भंवर बन जाएगा।
हिंदी में से बोलते हैं भंवर धाराएं, और अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं से एडी करंट्स। राइट द हेडिंग, एडी करंट्स। ये वाला डायग्राम बना दोगे और केवल एक ही लूप बना देना, बस एक लूप बना देना करके, बहुत कर लोगे। ये एडी करंट्स, ये लूप बना लो। और एक बात और सुन लें, अगर ये ब्लॉक अंदर एंट्री ना करता, वहीं रहता, फील्ड में ही रखा होता और फील्ड वेरिएबल हो, तभी फ्लक्स से चेंज माना जाएगा, तभी यही घटना घटेगी। ठीक है, ऐसी खतरनाक करंट्स को हम बोलते हैं एडी करंट्स। हेडिंग लिख के, डायग्राम लिख के, अब वो स्टेटमेंट लिखो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ढंग से सुन लेना पहले। व्हेन ए सॉलिड मास ऑफ मेटल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड और प्लेस्ड इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, देन induced currents are developed through its whole volume. These induced currents are called eddy currents. अच्छी तरह दोबारा सुन के लिख लो इसको। पहला स्टेटमेंट जो मैंने अभी भी बोल दिया, अगले पैराग्राफ से बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इससे ये गर्म भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, मेल्ट भी हो सकता है, टूट भी सकता है। देखिए अगले पैराग्राफ से, एडी करंट्स आर सो डेंजरस दैट अंडर इफेक्ट ऑफ दिस ब्लॉक बिकम्स रेड हॉट, मेल्ट और ब्रेक। इसके यूजेस, इंडक्शन चूल्हे, इंडक्शन स्टोव से अच्छा तो क्या एग्जाम्पल आज की डेट में इसको देखोगे। ठीक है, तो यूजेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख देना। इंडक्शन स्टोव, और लिख दिए इलेक्ट्रिक फर्नेंस, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। ठीक है, फर्नेंस कैसे, जब एडी करंट्स में डेवलप होंगे ऐसी चेंजिंग करने से, तो उससे वे पार्ट्स मेल्ट हो जाएंगे और अलग कर देंगे उसको, और इट इज रिमूविंग फ्रॉम द कंपाउंड्स। ओके, इलेक्ट्रिक फर्नेंस। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, गाड़ी जा रही है और पहियों के साइड ड्रम बना हुआ है, मेटेलिक ड्रम, वो घूम रहा है, ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड, स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने का हमारे पास सिस्टम रहेगा। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, गाड़ी चल रही है और उसके ड्रम गुड़ुम 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 साथ साथ घूमने हैं, कुछ नहीं। अगर हमें गाड़ी को रोकना है तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड उस ड्रम में से गुजरेगा, ड्रम घूम रहा है, यानी उससे लिंक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, तो उसमें एडी करंट डेवलप हो जाएंगे जो उसे घूमने का विरोध करेंगे, जबरदस्त विरोध, एकदम से वो रुक जाएगा। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। ओके, और लास्ट हेडिंग, जहाँ कहीं से नुकसान हो रहा हो उसे बचाव कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें एडी करंट होने से खतरा हो गया। हम क्या करेंगे, अगर बीच में रेजिस्टेंस का प्रबंध कर दें तो एडी करंट जब रेजिस्टेंस में से गुजरेंगी तो हमें मंद पड़ जाएंगी, डिक्रीज्ड। तो क्या करेंगे, हम कोई सॉलिड मेटल पीस नहीं लेते कभी, हम बारीक बारीक पत्तियां लेंगे उसकी, स्टेप्स, और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बीच में इंसुलेटर लगा देंगे, बारीक बारीक लैमिन, और हर पत्ती के बीच में हम एक इंसुलेटर लगा देंगे, फिर दूसरी पत्ती, फिर इंसुलेटर, फिर तीसरी पत्ती, फिर इंसुलेटर, फिर चौथी पत्ती, ऐसा करके क्रोड बना देंगे। ऐसा करने से एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप के बीच में रेजिस्टेंस आएगा और तब करंट को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, रेजिस्टेंस आएगा और उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो लास्ट हेडिंग, टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट या टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स, a laminated core should be taken in place of solid mass. By doing this, there is a large resistance in the path of eddy currents, so they reduced.
प्यारे बच्चों, इतना एडी करंट्स में आपको करना है। ओके, और इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग, सेल्फ इंडक्शन का हमारे प्रैक्टिकल्स पर प्रभाव, हैंड डालेंगे इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, मैंने आपको रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में बताया था। रेजिस्टेंस बॉक्स जब हम लगाते हैं तो दो चूड़ियों में तो तार लग जाते हैं बाहर से आने वाले, और बहुत सारी कीज लगी रहती हैं इसमें, हर की टाइट रहेगी, हर एक इंच नंबर लिखे रहेंगे, 2 ओम, 4 ओम, 20 ओम, 50 ओम। अगर हम 20 ओम वाली की को लूज़ करके बाहर निकाल दें तो आने वाला करंट अब उस 20 ओम में से गुजरने को तैयार हो जाएगा। अगर की लगी हुई है फिर तो ऊपर पर चल जाएगा, पर की अगर निकाल दिया तो अब उसे रास्ता मिला 20 ओम का रेजिस्टेंस, उसमें से गुजरना पड़ेगा और 20 ओम रेजिस्टेंस एक्टिवेट है। इसी कारण हमें सारी बाकी अनयूज की को टाइट करते रहना पड़ता है बार बार, कि अगर कोई लूज रहेगी तो वो रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में मान लो ये रेजिस्टेंस बॉक्स की है जिसके नीचे लिखा हुआ 10 ओम, और ये इसकी की। ये कॉपर, ये कॉपर, ये कॉपर, जब इसको इसके अंदर डाल के कस देंगे तो करंट हो जाएगा, तो सीधा करंट फ्लो हो जाएगा। परंतु अगर हमने इस 10 ओम की को यहाँ से बाहर निकाल दिया, अब ये गैप आ गया इसके बीच में, तो क्या मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, अब ऊपर जा नहीं सकते, तो मजबूरी इसमें से गुजरने की है इसकी, इसे 10 ओम का रेजिस्टेंस काम करिए। प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस वायर होते हैं ये ऐसे ही नहीं उलझे होते, इनकी कोयल बनाई जाती है, और कोयल भी ऐसे बनाई जाती है या कोयल बन गई ना, इन दोनों वायर्स को पहले मिला देंगे आपस में, टच नहीं करते, इनके ऊपर ऑक्साइड की एक पॉलिश रहेगी ताकि डिस्कनेक्ट रहें, मिला देंगे, और यहाँ पे रहेगा एक इंसुलेटर का एक कॉलम, और इसके ऊपर ऐसा नहीं करते कि यहाँ से वायर आया यूं मिला दिया, यूं 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 और यहाँ से ला गया, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, दोनों वायर को एक साथ लपेटेंगे, ऐसे 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 डबल करके तब यूं लपेटा जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो आपने हैंड डाली इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसमें पार्ट ए लिखेंगे, पहले हेडिंग, इन रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस वायर्स आर डबली वाउंड, उसके बाद प्यारे बच्चों ये डायग्राम बन जाएगा, ये और ये बगल में, और अब सुन लें ढंग से, 2 पैराग्राफ में लिख देना, अगर डबल बाउंड ना करते तो क्या दिक्कत थी, और फिर दूसरे में डबल बाउंड करने से क्या समस्या सॉल्व होगी। इफ वायर इज वाउंड सिंगल वाउंडिंग, वायर इज वाउंडिंग सिंगली, देन ऑन चेंजिंग द करंट, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, करंट तो चेंज करते रहते हो, ऑन चेंजिंग द करंट, या स्विच ऑन ऑफ करोगे जब भी करंट 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम 0 हो जाएगा, ऑन चेंजिंग, शुरू सुन लें, इफ वायर इज वाउंडिंग सिंगली, देन ऑन चेंजिंग द करंट, फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंज and induced EMF and induced current is developed. These current affected our experiment. Okay, अगले पैराग्राफ से,
इन केस ऑफ डबली बाउंड, एक में करंट जा रहा हो, दूसरे में लौट रहा हो, जा रहा लौटना, जाना लौटना। जब डबल वायर आ रहा तो कहीं भी देख लो, एक वायर में जा रहा हो, दूसरे में लौट रहा हो। एवरीवेयर करंट, टू करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, दूसरा वाला करंट उसको कैंसिल कर रहा हो। ये है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट फिर अंदर, तो ऐसे जा रहा हो तो ऊपर आएगा, कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ही लिंक नहीं होगा तो फ्लक्स ही लिंक नहीं होगा, और लिंक नहीं हो तो कैंसिल ही क्या होगा। और आप सेल्फ इंडक्टेंस के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो दूसरा पैराग्राफ, इन द केस ऑफ डबली बाउंड, everywhere two currents are in opposite direction, they cancel to magnetic field produced by each other, so no flux linked, no change, no induced currents are developed. Okay, दो पैराग्राफ मिलकर कहानी खत्म करेंगे। एंड पार्ट बी, याद करो अगर कुछ याद आएगा तो। पता है तुम्हें याद आएगा, याद है सर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और डर से लग रहा है कि पूछना लगे कि सिद्धांत क्या है, क्या होता है। पर चलो इससे काम चल जाएगा कि आपको इतना तो याद आ गया कि यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जब P और Q का रेशियो R और रेशियो के इक्वल हो जाता है तो बीच वाली आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। आप उसको प्रेस करके देखोगे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर P और Q का रेशियो और R और S के रेशियो इक्वल कर दिया गया है तो हमें पता है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। परंतु जब हम इसको प्रेस करके रखते हैं और जैसे इसको ध्यान रखना, रेशियो इक्वल कर दिया गया है, पहले इसको प्रेस कर दिया, उसको प्रेस करते ही जरा जरा सुई हिलती है और ऑफ करते हुए भी हिलती है। उस सुई के हिलने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये बैलेंस नहीं हुआ है। और हिलती क्यों है? वो सेल्फ इंडक्शन प्रभाव से हिलती है, जो कि बैलेंस तो ऑलरेडी है। देखो अगर ये क्लोज है पहले से, तो जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा, हर ब्रांच में करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, वो जीरो से मैक्सिमम होगा, फ्लक्स चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुई, वो इंड्यूस्ड करंट जाएगा उसमें से और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार भी बैलेंस नहीं हुआ, और फिर हम इसे छेड़ना शुरू कर देंगे। और अगर हम थोड़ी चालाकी दिखाएं, इसको ऑफ रखें, ये तो पता है ना कि फ्लक्स चेंज कब तक होगा, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू आने तक ही चेंज हुआ वो, तभी तो इंड्यूस करंट रहेगा बस। अरे भाई तब तक इसको बंद रखो, प्रेस कर दिया, थोड़ी देर बाद मैक्सिमम वैल्यू टर्न हो गया, अब इसे दाब लो, अब कुछ नहीं होगा। और छोड़ते भी इसमें छोड़ देना, पहले इसे छोड़ दो तो फिर वो फ्लक्स जीरो तक आने में चेंज होगा, फिर उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसलिए पहले से छोड़ दो, बाद में छोड़ दो। प्रेस करते हुए इसमें करंट आने ही मत दो, होने दो इंड्यूस्ड करंट डेवलप। इसे सेल की को पहले दबा दें, सेल वाले की को, बाद में गैल्वेनोमीटर की को, और छोड़ते हुए भी पहले गैल्वेनोमीटर की को छोड़ दें, पहले बाद में सेल की। आए बात समझ में? तो राइट द पार्ट बी, सुन ले ढंग से। इन व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट, फर्स्टली सेल की इज प्रेस्ड एंड देन गैल्वेनोमीटर की। इतना लिखना है, और इतना ही लिखा एग्जाम में आएगा, और लास्ट में आएगा वाई। ठीक है, तो आपने हैंड डाल दी, फर्स्ट इज सेल की प्रेस्ड एंड देन गैल्वेनोमीटर की, फिर लिखना है आपको वही दो पैराग्राफ में। अगर आप ऐसा ना करते तो क्या नुकसान था, और दूसरे पैराग्राफ में ऐसा करने से कैसे बच गए, तो वेल तो हो ही गया। सुन लो फिर लास्ट में क्या लिखना है।
If Wheatstone bridge experiment, firstly press galvanometer key, then on pressing cell key, current becomes maximum from zero. During this time interval, magnetic flux linked with different places change, so induced currents are developed. These induced current can give deflection in galvanometer. By this, we can confused about balancing of Wheatstone bridge. दूसरे पैराग्राफ में on pressing firstly cell key, induced current stops after attaining the maximum value of electric current. Then no induced currents developed after this. Then galvanometer key should be pressed. Then there is no deflection in galvanometer. In the same way, firstly galvanometer key should be leave and then cell key. ओके इस तरह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समाप्त। और प्यारे बच्चों आपके पास जो भी बुक है जिसको भी फॉलो करते हो उसके क्वेश्चन दिन रात सुबह शाम करें तो अगला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं तो प्यारे बच्चों बस मैं क्या बताऊं, बहुत दुखी हूँ। ऑफलाइन रहे तो चुटियाँ पकड़ के या बाल पकड़ के खींच के सही करवाता अपना बच्चा समझते हुए। अब ऑनलाइन में क्या करूँ, ऑनलाइन में तो मेरी बात मानो, अपना फ्यूचर संभालो। अटेम्पिंग न्यूमेरिकल्स जैसा कर सकते हो करो, खूब ज़्यादा करो, जितनी हिम्मत उतने ज़्यादा इंडक्शन के क्वेश्चंस करें। ओके बाय।